नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं कचहरी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। ताकत का गुरूर खुद को भी जलाता है और दुनिया को भी। जब सत्ता की हनक आंखों पर पट्टी बांध देती है तब विवेक का सूरज हो जाता है अस्त। और याद रखिएगा, जब विनाश काल आता है तो मशाल पहले उसे जलाती है जिसने उसे पकड़ा होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कचहरी के स्पेशल एडिशन की। जब कोई शक्ति खुद को अजेय मान लेती है तो वो अपनी कम देखना बंद कर देती है। अमेरिका ने अफगानिस्तान और वियतनाम में जो झेला वो इसी गुरूर का नतीजा था। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान युद्ध खत्म होने का सिग्नल दिया। क्या ये सुपर पावर अमेरिका की जीत का आत्मविश्वास है या युद्ध की भारी कीमत से पीछा छुड़ाने की एक जल्दबाजी है? ये आपको बताना है। क्या तीसरा विश्व युद्ध तेल पर ही होगा? ईरान युद्ध के बीच दुनिया के कई देशों में तेल की किल्लत होने लगी है। ट्रंप ने कह दिया है कि अगर हॉर्मुज पर ईरान पर पाबंदी लगाई तो हम 20 गुना ताकत से हमला करेंगे। फ्रांस ने भी युद्धपोत रवाना कर दिया है। और आज तीसरी पेशी में आपको तेहरान लेकर चलेंगे। मुस्तफा खामेनेई सुप्रीम लीडर तो बन गए, लेकिन उनकी जान खतरे में है। और इस बीच मुस्तफा पर हमले की खबर है। तो क्या जूनियर खामेनेई पर हमला हुआ है? क्या वो जिंदा है? आज ये सस्पेंस भी तोड़ना होगा। पुरानी कहावत है, गरीबी में आटा गीला। मिडिल ईस्ट जंग छिड़ी है और तबाही के बम फट रहे हैं पाकिस्तान में। तेल की कीमतें बढ़ने के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर छुट्टी हो गई है। ईरानी तेल ने पाकिस्तान में लॉकडाउन कैसे लगवाया ये भी बताना है, लेकिन पहले बात ट्रंप की सुपर पावर खत्म होने की। सुपर पावर अमेरिका, दुनिया का अघोषित बॉस अमेरिका, ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल डिप्लोमेसी रन करने वाला अमेरिका। तो ये सारे वो विशेषण हैं जिसके आधार पर अमेरिका का दबदबा दुनिया में डिफाइन किया जाता है। लेकिन युद्ध के 11वें दिन आज सवाल ये खड़ा हो गया है कि वाकई ऐसी महाशक्ति है भी अमेरिका या सिर्फ हवा हवाई बातें हैं? चौंकिए मत, पूछना पड़ेगा ये सवाल, क्योंकि युद्ध तो शुरू कर दिया लेकिन ईरान अब भी खड़ा है आपके सामने। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कह रहे हैं कि तेहरान ने 2 दशक तक अमेरिका के अफगानिस्तान, इराक और बाल्कन अभियानों का डिटेल अध्ययन किया है और उसी के आधार पर एक नई सैन्य रणनीति विकसित की है, मोज़ेक डिफेंस। मतलब अगर राजधानी तेहरान पर हमला हो जाए, अगर टॉप जो सैन्य लीडरशिप है उसको भी खत्म कर दिया जाए, अगर कम्युनिकेशंस टूट जाए, तब भी ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। तो ये है ईरान का स्टैंड। और ग्लोबल ऑर्डर में देखें तो रूस और चीन की मौजूदगी, उनका सधा हुआ रिस्पॉन्स और दोनों देशों के इस मामले पर मैच्योर डिप्लोमेसी कम से कम ट्रंप साहब के बड़बोलेपन के आगे लोहे की दीवार बनकर खड़ी है। ईरान में गर्ल्स स्कूल पर गिराए बम को दुनिया, इजराइल और अमेरिका के युद्ध अपराध की नजर से देख रही है। और उस पर आपने कह दिया कि सैनिक को जहाज डुबोने में मजा आता है। हालिया बयान है ट्रंप साहब का। ट्रंप कहते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मैंने बात की, उन्होंने शांति बहाली के लिए हेल्प ऑफर की, तो मैंने कहा आप यूक्रेन पर वॉर रोककर हेल्प करिए। तो ये ट्रंप साहब का मिजाज है। इसे कॉन्फिडेंस कहिए, ओवर कॉन्फिडेंस कहिए, लेकिन इसके पीछे हैं वो अमेरिकन जो युद्ध और संघर्ष के खिलाफ हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बता रही है कि एडवाइजर्स ने ट्रंप साहब को एग्जिट प्लान, यानी आप युद्ध से निकल आइए बाहर, जनता आपके साथ नहीं है, ये समझा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी प्रशासन से संपर्क कर ये चिंता जताई है कि युद्ध आने वाले मिड टर्म चुनावों को कैसे इंपैक्ट करेगा। इतिहास गवाह है कि अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति युद्ध में कूदा, चुनावों में उसकी जीत नहीं हो पाई, क्योंकि ट्रंप का कार्यकाल अभी शुरू हुआ है, तो उन्हें नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो फिर सवाल वही, जिस युद्ध को अमेरिका ने पूरी दुनिया पर थोप दिया, क्या आज भी अमेरिका उतनी ही ताकत से युद्ध को खींचने की क्षमता रखता है, या फिर आर्थिक दबाव उसकी ग्लोबल पावर को धीरे 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 कमजोर कर रहा है? क्या अमेरिका की सुपर पावर खत्म हो गई? I think you'll see it's going to be a short-term excursion.
क्या ट्रंप से महायुद्ध बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्या ईरान के आगे अमेरिका के हथियार कम पड़ने लगे हैं? ईरान अमेरिका सीक्रेट डील की इनसाइड स्टोरी। बैटलफील्ड में बरसता बारूद, बम धमाकों से दहलता मिडिल ईस्ट, धमाकों के साथ महायुद्ध पर बार बार बदलते सुपर लीडर प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान कुछ बड़ा, बहुत बड़ा इशारा करते हैं। महायुद्ध जब फेज 2 में एंट्री कर चुका है, जब मिडिल ईस्ट में बारूद की पोटेंसी कई गुना बढ़ चुकी है, जब ईरान अमेरिका के हर प्रहार पर प्रलयकारी पलटवार कर रहा था, ठीक उसी वक्त 10 मार्च की सुबह फ्लोरिडा में बहुत बड़ी हलचल थी। सुपर पावर मुल्क के सुपर लीडर गोल्फ क्लब पहुंचे। कैमरों का फोकस ट्रंप पर था। ट्रंप ने माइक संभाला और महायुद्ध पर वो ऐलान कर दिया जिसकी दुनिया को उम्मीद ना के बराबर थी। हमने एक छोटा सा अभियान चलाया क्योंकि हमें लगा कि कुछ बुराई को दूर करने के लिए ऐसा करना जरूरी है, और मुझे लगता है कि आप देखेंगे ये एक छोटी सी अवधि का अभियान होगा। हमारी सेना कितनी अच्छी है। ये बहुत छोटा अभियान होगा, बहुत छोटा। हमारी सेना शानदार है। ट्रंप ने गोल्फ क्लब में दहाड़ते हुए दावा किया कि युद्ध जल्द खत्म होने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सुपर पावर अमेरिका की जीत का आत्मविश्वास है या फिर युद्ध की भारी कीमत से पीछा छुड़ाने की जल्दबाजी? क्योंकि जो अमेरिका किसी के आगे झुकता नहीं, जिसकी सुपर पावर की हनक दुनिया के हर कोने में महसूस होती है, ऐसे वक्त में सुपर पावर के तेवर ढीले होते ही दुनिया में सवाल उठने लगे। सवाल नंबर 1, क्या महायुद्ध में अमेरिका का इकबाल खत्म हो रहा है? सवाल नंबर 2, क्या व्हाइट हाउस की दलीलों में अब वो दम नहीं रहा जो कभी पूरी दुनिया को थर्रा देता था? सवाल नंबर 3, क्या महाजंग के आर्थिक बोझ से सुपर पावर अमेरिका हांफने लगा है? सवाल यूं ही नहीं उठे। महायुद्ध को लेकर सुपर पावर की थ्योरी में एक साथ दो कंफ्यूजन है। सुपर लीडर ट्रंप कहते हैं कि युद्ध का खात्मा होने वाला है, दी एंड होने वाला है, जबकि उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं अभी तो शुरुआत है, पिक्चर बाकी है। सुपर पावर के बयानों में इतना विरोधाभास क्यों? आप कहते हैं कि युद्ध खत्म हो रहा है और रक्षा मंत्री कहते हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसमें से सही क्या है? मुझे लगता है कि इसे दोनों तरह समझा जा सकता है। शुरुआत की बात करें तो ये एक नए राष्ट्र के निर्माण की शुरुआत है, लेकिन उनके पास निश्चित रूप से ना तो नौसेना है, ना वायुसेना, ना एयर डिफेंस सिस्टम। सब कुछ नष्ट हो चुका है। उनके पास रडार नहीं है, उनके पास दूरसंचार व्यवस्था और उनके पास नेतृत्व भी नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है। तो आप इस बयान को देख सकते हैं। हम इसे एक जबरदस्त सफलता कह सकते हैं। अभी मैं कह सकता हूं कि हम इससे आगे भी जा सकते हैं और हम आगे जरूर जाएंगे। लेकिन युद्ध का बड़ा खतरा 3 दिनों में टल गया था। हमने उन्हें पहले 2 दिन में ही पूरी तरह नष्ट कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरफ महायुद्ध की चिंगारी बुझते देख रहे हैं, पर ये भी कहने से हिचकिचाते नहीं कि ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा, ना ही नेवी, ना ही एयरफोर्स और ना ही कम्युनिकेशन। और ये भी बड़ा दावा कि अब तक अमेरिका ईरान के 46 युद्धपोत डुबा चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप के बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन साथ ही अब ट्रंप का एक महायुद्ध को लेकर बड़ा सिग्नल। ट्रंप एक तरफ महायुद्ध की चिंगारी बुझते देखते हैं तो दूसरी तरफ ये भी कहने से हिचकिचाते नहीं कि ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा, न नेवी, न एयरफोर्स, न ही कम्युनिकेशन। दावा ये भी करते हैं कि अब तक की जंग में ईरान के 46 युद्धपोत डुबा चुके हैं और ईरान की लीडरशिप ध्वस्त कर चुके हैं। ट्रंप ने महायुद्ध पर एक और बड़ा सिग्नल दे दिया। कहा, ईरान अब बातचीत के टेबल पर आना चाहता है। ईरान के लोग कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि डील कैसे करें। हमारे पास बातचीत करने की काफी गुंजाइश है, शायद सबसे ज्यादा, लेकिन हम समझौता करने के मूड में नहीं हैं। वो समझौता करना चाहते हैं, पर हम समझौता करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं।
यानी महाजंग में सुपर पावर अमेरिका बिना शर्त सरेंडर और अंतिम विजय के बीच झूलता नजर आ रहा है। उधर ट्रंप के दावों के विपरीत विस्फोटक रिएक्शन ईरान की तरफ से आए। तेहरान ने क्लियर कर दिया, युद्ध कब खत्म होगा अब ये ट्रंप नहीं ईरान तय करेगा। ये कौन ट्रंप है जो हम इसकी बात करें? वो सिर्फ धमकियां देता रहता है, एक गुंडे और शराबी की तरह बर्ताव करता है, लेकिन उसका अब जाकर असली विरोधी से पाला पड़ा है। अब उसे इस जंग के नतीजे से सच्चाई का पता चलेगा। वो समझते हैं कि हम जंग से पीछे हट जाएंगे, लेकिन हम मैदान जंग में शहादत देते रहेंगे। जो हमें अजीज थे वो जा चुके हैं, तो अब ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि वो इलाका खाली नहीं कर देते। अमेरिका पहले दिन से कहता आया है कि तेहरान की इन्हीं धमकियों की वजह से वो युद्ध के मैदान पे आया। लेकिन एक बात सच ये भी कि अमेरिका की दादागिरी के आगे तेहरान ने अभी तक सर नहीं झुकाया। 28 फरवरी को अमेरिका ने एपिक फ्यूरी ऑपरेशन का अंजाम दिया था। अमेरिका डे 1 से कहता आया है कि तेहरान की यही धमकियां उसे जंग के मैदान तक ले आई। लेकिन एक सच ये भी है कि ईरान अमेरिका की दादागिरी के आगे झुका नहीं। 28 फरवरी को अमेरिका ने जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था, एक झटके में ईरान के सुपर लीडर का खात्मा कर ट्रंप ने दावा किया था कि 24 घंटे में ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन बैटलफील्ड में अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से लेकर विध्वंसक मिसाइलों तक का इस्तेमाल किया, लेकिन सुपर पावर तेहरान को फतेह नहीं कर पाया। उल्टा 10 दिनों की जंग में अमेरिका 10.35 अरब डॉलर फूंक चुका है। 2026 के पूरे अमेरिका बजट की 1% रकम युद्ध में खर्च हो चुकी है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड का दाम $119 प्रति बैरल को छू चुका है। अगर जंग लंबी खिंचती है और ब्रेंट क्रूड के दाम $100 प्रति बैरल पर टिके रहते हैं, तो अमेरिका में महंगाई दर 3.7% तक पहुंच सकती है। सुपर पावर अमेरिका पर जंग का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि अमेरिकी फेडरल बैंक ब्याज दरों में चाहकर भी कटौती नहीं कर पा रही, जिससे अमेरिका में होम और कार लोन महंगे बने हुए हैं। तो क्या आर्थिक घाटे की वजह से अमेरिका जंग जल्द खत्म करना चाहता है? क्या इसीलिए अमेरिका वॉर जोन से निकलकर डील, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बातें करने लगा है? वैसे डील और युद्ध को लेकर कंफ्यूजन तो तेहरान की तरफ से भी है। ट्रंप ने हमारे लीडर की हत्या की है, हम उन्हें नहीं छोड़ने वाले। रोजाना सैकड़ों मिसाइलों से उन पर हमला हो रहा है। उन्हें लगता है कि इसे लेकर कोई गलतफहमी हो चुकी है। शुक्र है कि हमारी मिसाइलों का जखीरा पूरी तरह सुरक्षित है और लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। जहां तक ईरान का सवाल है, तो हम हमले करते रहेंगे, हम उन्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। अमेरिका को ये नहीं समझना चाहिए कि अब इस मामले का यूं ही खात्मा हो जाएगा। ये जंग तभी खत्म होगी जब वो ये समझे कि ईरान पर हमला नहीं किया जा सकता और ईरान को हमले का हर्जाना दें। सुपर पावर के लिए एक और चैलेंज है। जिस ईरान को अमेरिका पलक झपकते ही तबाह करने का दावा करता था, उसके खिलाफ उसे ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। डिएगो गार्सियो से लेकर साइप्रस तक अगर ये मुल्क अपने बेस न दें, तो क्या अमेरिका अकेला युद्ध लड़ पाएगा? ये नाटो अलायंस की मजबूती कम और अमेरिका के अकेले लड़ने की क्षमता पर सवाल ज्यादा उठाता है। उधर ईरान के मसले पर रूस सुपर पावर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। सो अलग हमारा मकसद ईरानी जनता को अत्याचार से आजादी दिलाना है। आखिरकार ये सब उन्हीं पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अब तक जिस तरह से हमने कदम उठाए हैं, उससे हम उनकी हड्डियां तोड़ रहे हैं और हमारा हाथ अब भी फैला हुआ है। इजराइल की लड़ाई ईरान की जनता से नहीं है। कुल मिलाकर अमेरिका महायुद्ध में एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि नाटो का अहम हिस्सा होने के बावजूद तुर्की अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकाता है। मिडिल ईस्ट के इस पावर हाउस का अमेरिका को चुनौती देना ये बताता है कि वॉशिंगटन का डर खत्म हो चुका है। लेकिन डर की वजह अब अमेरिका का एटम बॉम्ब हो सकता है। बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका हिरोशिमा का काला इतिहास एक बार फिर लिखेगा? दरअसल आज अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है उसका कर्ज। 2026 में अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो लगभग 124% तक पहुंच गया। यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी है, उसके मुकाबले कर्ज उससे भी ज्यादा भारी पड़ने लगा। इतिहास में देखें तो यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितना कर्ज अमेरिका पर था, आज का रेशो तो उससे भी आगे निकल चुका है।
ये आंकड़ा सिर्फ कोविड महामारी के समय के रिकॉर्ड 126.3% से थोड़ा ही नीचे है। इतिहास गवाह है कि 2001 से 2009 के बीच इराक और अफगानिस्तान युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने कई बार अतिरिक्त बजट पास करवाए थे। वहां ये एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है। तो सुपर पावर होने का तमगा और परसेप्शन एक तरफ, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तो जमीन पर दिखता क्यों नहीं? यानी सवाल यहां पर फिर सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की इकोनॉमी लंबे और महंगे युद्ध का बोझ लगातार उठा सकती है? क्योंकि जब कर्ज जीडीपी के बराबर या उससे ज्यादा होने लगे तो महाशक्ति की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि उसकी अपने देश के भीतर जो अर्थव्यवस्था है उसके आधार पर भी होती है। और इसीलिए यह बहस इस वक्त दुनिया में तेज है कि अमेरिका के अंदरूनी स्ट्रगल उसके युद्ध लड़ने, युद्ध में लंबे समय तक खड़े रहने और रणनीतिक ताकत की जड़ें कमजोर कर रहे हैं क्या? वियतनाम और अफगानिस्तान का इतिहास गवाह है कि अमेरिका जब भी ऐसी जंगों में फंसा है वो उसके लिए आत्मघाती साबित हुआ है। उधर ईरान के पास परमाणु हथियार होने का संदेह वो सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसने वॉशिंगटन के माथे पर पसीना ला दिया है। क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल किया तो जंग सिर्फ 10 साल नहीं बल्कि पूरी दुनिया के विनाश की पटकथा बन जाएगी। क्या ट्रंप के लिए नासूर बन गया ईरान? क्या ईरान युद्ध अब 10 साल तक चलेगा? युद्ध की टाइमलाइन बार बार क्यों बढ़ रही है? क्या सीजफायर के लिए दबाव बनाने की रणनीति है? मिडिल ईस्ट में जिसका डर था वही हो रहा है। जिस युद्ध को ट्रंप ने एक झटके में खत्म करने के लिए शुरू किया था वो अब उनके गले की फांस बनता जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूस के लिए यूक्रेन वॉर बन चुका है। हालांकि अब एक बार फिर ईरान युद्ध की टाइमलाइन का जिक्र हुआ है। अमेरिका का दावा था कि ईरान को मसल देंगे, सब खत्म कर देंगे। इजराइल कह रहा है हमले ईरान की जनता के लिए हैं। और ईरान के जो कमांडर 28 फरवरी को कह रहे थे कि उनके पास खतरनाक हथियार है, वो अब कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ 1-2 नहीं 10 साल की जंग लड़ने को तैयार हैं। हमने उनकी नेवी को खत्म कर दिया। काफी शक्तिशाली नेवी थी, बड़े जहाज थे जो युद्ध के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन अब समुद्र में डूब चुके हैं। नाविक जहाज छोड़कर भाग रहे हैं। एयरफोर्स मिसाइल खत्म हो चुकी है। ड्रोन भी सिर्फ 25% रह गए हैं। जल्द ही वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। इसलिए जंग कब खत्म होगी ये मेरा और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का नजरिया तय करेगा। ट्रंप को ये मालूम होना चाहिए कि हम उनके साथ सालों साल तक युद्ध के लिए तैयार हैं। हमारे पास अत्याधुनिक किस्म के हथियार मौजूद हैं। जंग की शुरुआत में हमने उन हथियारों का इस्तेमाल किया था जो हमारे गोदाम में रखे थे। अब हम उन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। यानी ट्रंप और ईरान की युद्ध वाली टाइमलाइन अलग अलग है, क्योंकि दोनों की ब्रीफिंग अलग अलग लेवल पर होती है। सवाल यह है कि क्या वाकई ये युद्ध 10 साल तक खिंच सकता है? क्योंकि कुछ वक्त पहले ही ईरान की तरफ से कहा गया कि उनके पास कम से कम 6 महीने तक युद्ध लड़ने का सिस्टम मौजूद है। हमारे पास भारी मिसाइलें हैं, हमारे पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। इसके अलावा ड्रोन और दूसरे घातक हथियार हैं, जो एक लंबे युद्ध के लिए चाहिए। हमारी ईरानी सेना बहुत ताकतवर है और हम इस वक्त कम से कम 6 महीने फुल स्केल वॉर की तैयारी कर चुके हैं। जी हाँ, इस रफ्तार में हाई इंटेंसिटी वाले फुल स्केल वॉर। यानी ईरान जैसा देश अब बता रहा है कि अगर कोई जिद पर अड़ गया तो सुपर पावर के नाक में भी दम कर सकता है। तो क्या इन्हीं बयानों की वजह से
अमेरिका को मजबूरन अपना ईरान वॉर का सिस्टम फिर से रिव्यू करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका ही बार बार कहता आ रहा है कि उसने ईरान में सब खत्म कर दिया। सुप्रीम लीडर, सेना के कमांडर, मिनिस्टर सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी ईरान का जज्बा जिंदा है। वो युद्ध में अड़ा हुआ है, टिका हुआ है। ईरानी सेना जिस तरीके से सुनियोजित हमले कर रही है, उसके जरिए दुश्मन के खोखले वर्चस्व पर लगातार प्रहार हो रहा है और हमारा एक वार उनके अलग अलग ठिकानों पर 80 हमलों के बराबर है। अमेरिकी ठिकानों पर रोजाना ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक का प्रभाव देखा जा रहा है और हमारे सशस्त्र बलों की इच्छा के मुताबिक हम किसी भी समय और किसी भी मिनट उन लक्ष्यों पर अपने हथियार भेजेंगे। हो सकता है यही वजह हो कि अमेरिका को लेकर अब दो तरह की राय बनने लगी है, क्योंकि थिंक टैंक CSIS और अन्य विश्लेषकों के मुताबिक इस वॉर पर अमेरिका का खर्च $890 मिलियन से $1 बिलियन हर दिन का है। ये रुपए में करीब 8,000 करोड़ रुपए रोजाना है। शुरुआती 100 घंटों यानी करीब 4 दिन में ही लागत $3.7 बिलियन यानी करीब 34,000 करोड़ तक पहुंच गई थी। ट्रम्प गलत विश्लेषण और इजराइल के जरिए दी गई झूठी जानकारी के आधार पर युद्ध को 2 से 3 दिनों में समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ईरान की नौसेना या मिसाइलों को नष्ट करने की बात कहकर ट्रम्प सरासर झूठ बोल रहे हैं। इस युद्ध के लिए हमारे पास एक विशिष्ट योजना थी और हमने इसी योजना के आधार पर काम भी किया है। ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प सरकार को अब और बजट चाहिए ताकि वो युद्ध में खड़े रह सके। जानकारी के मुताबिक पेंटागन ने करीब $50 अरब के पूरक बजट का अनुरोध किया है ताकि युद्ध के पहले हफ्ते में इस्तेमाल की गई मिसाइलों, इंटरसेप्टर्स के साथ साथ अब तक बर्बाद या खराब हो चुका दूसरा सैन्य सामान उसे बदला जा सके, रिपेयर किया जा सके। ये वो सामान है जो ईरानी ड्रोन्स और मिसाइली हमलों में बर्बाद हुआ। ईरान का दावा है कि उसके हमलों में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर भीषण तबाही मची। इसकी जानकारी भी सामने आती गई। अमेरिका को लगभग $2 बिलियन यानी करीब 18,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों का नुकसान हुआ। इसमें कतर के अल उदैद एयरबेस पर नष्ट हुआ $1.1 बिलियन का रडार सिस्टम सबसे बड़ा नुकसान था। कम से कम 8 से 10 MQ-9 रीपर ड्रोन और 3 F-15 फाइटर जेट्स के नष्ट होने की खबरें अब तक हैं। इसके अलावा 7 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है। हालांकि ईरान का दावा है कि करीब 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। इस बीच ईरान युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका के बीच बातचीत हुई। ट्रम्प और पुतिन ने 1 घंटे तक बात की। इस बातचीत में पुतिन ने ट्रम्प को मीडिएशन का ऑफर दिया, बिल्कुल वैसा जैसा ट्रम्प पुतिन को रूस वॉर में दिया करते हैं। सवाल ये है कि क्या ईरान युद्ध का दायरा रूस बढ़ाएगा? ट्रम्प ने क्या कुछ कहा, सुनने लायक है। मेरी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ काफी अच्छी बातचीत हुई है। हमारी और उनकी तरफ से कई लोग लाइन पे मौजूद रहे। हम यूक्रेन युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, जो कभी ना खत्म होने वाला युद्ध बन रहा है। हमने इस मुद्दे पर सार्थक बात की है और जाहिर है मिडिल ईस्ट को लेकर भी बातें हुई हैं। वो मदद करना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद कीजिए, ये ज्यादा सही रहेगा। सवाल है, क्या अब अमेरिका ईरान पर कब्जे के लिए सैनिक उतार सकता है? फिलहाल इसकी गुंजाइश कम लगती है, क्योंकि अमेरिका ने वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में सैनिक उतार कर देख लिए। 2 दशक तक जंग चली और फिर अमेरिका को उल्टे पांव लौटना पड़ा। और अगर इसे नए परिप्रेक्ष्य में समझना है तो रूस यूक्रेन वॉर को देख लीजिए। ये युद्ध गवाह है, जब जनता एक साथ हो जाती है तो दुनिया का कोई देश कुछ बिगाड़ नहीं पाता। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बमबारी या इस तरह के हमलों से ईरानी शासन या राजनीतिक व्यवस्था में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। अब ये तो आम समझ की बात है, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन लीबिया, अफगानिस्तान या इराक में भी कारगर साबित नहीं हुआ। लेकिन एक सच ये भी है कि यूक्रेन के साथ कई देश हैं, जबकि रूस अकेला लड़ रहा है। जबकि इधर अमेरिका और इजराइल साथ है, नाटो साथ है, ईरान अकेला है, फिर भी मजबूती से टिका हुआ है, क्योंकि जनता उसके साथ है। इसलिए युद्ध कब तक चलेगा, कैसे खत्म होगा, फिलहाल ये ईरान ही तय कर रहा है। बात सच्ची है लेकिन कड़वी है। जब जब दो देशों के दरमियान डिप्लोमेसी और डायलॉग की कश्ती डूबती है तो सरहदों पर बारूद सुलगता है। ईरान वाले बैटलफील्ड से जो खबरें आई वो किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी ही हैं।
क्योंकि युद्ध का प्लॉट भी फिल्म की तरह सिर्फ एक लोकेशन पर नहीं टिका हुआ, बात समंदर से लेकर आसमान तक और वॉरशिप से लेकर मिसाइल्स तक होती है। और ये मिसाइलें ईरान की पावर हैं और इसी पावर का इस्तेमाल वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कर रहा है, वो इलाका जो इस वक्त दुनिया के लिए मुसीबत बना हुआ है। भारत समेत कई देश इसी रास्ते से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं। तेल हो या गैस, सब यहीं से आता है। लेकिन ईरान ने तेल वाले रूट पर नो एंट्री का बोर्ड लगाकर ताला लगा दिया है। ईरान कहता है कि 1 लीटर तेल नहीं निकालने देंगे, वहीं अमेरिका कहता है इस गुस्ताखी की बड़ी भारी कीमत चुकानी होगी। लेकिन ये भी सही है, इस वक्त ट्रंप की नीतियों को लेकर अमेरिका में आलोचना भी हो रही है और कई लोग इस युद्ध के पक्ष में नहीं। पहले की बात और थी, जब हिटलर के खिलाफ 97% लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार 41% अमेरिकी ही ट्रंप के फैसले का सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि बात घूम फिर कर फिर दुनिया में दादागिरी पर आ जाती है। जिसके पास ताकत है वो दिखा रहा है, युद्ध थोप रहा है, फिर चाहे खामियाजा दुनिया को ही क्यों ना भुगतना पड़े। लेकिन ईरान ने यह तय कर दिया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को हुक्म का इक्का वो बना कर रहेगा। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ पानी का राज है, लेकिन ये वही इलाका है जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन चुका है, जहां ईरान ने दुनिया की तेल की नस दबा रखी है और दर्द कई मुल्कों को हो रहा है। ये वही 33 किलोमीटर वाले हॉर्मुज़ का बहाना है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जहां दुनिया के कुल तेल निर्यात का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। लेकिन अब यहां टैंकरों की जगह बारूदी गन तैर रही है, क्योंकि ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरह चोक किया हुआ है। नतीजा दुनिया में हाहाकार है। ट्रंप गुस्से से लाल है। हम कच्चे तेल के दाम पर नजर बनाए हुए हैं। हम तेल के दाम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ अभियान की वजह से कीमतें बढ़ गईं। मेरा कहना है कि ये एक ऐसा कदम है जो कई लोग उठाते हैं। मुझे पता था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन उम्मीद से कम बढ़ी हैं। हालांकि किसी ने ये सोचा नहीं था कि हमें इतनी जल्दी कामयाबी मिलेगी। लेकिन वॉर का सिस्टम तब चरम पर पहुंच गया जब ईरान ने दावा किया कि उसने अपने समुद्री सीमा का उल्लंघन करने वाले एक अमेरिकी एसेट को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। बात निकली तो ट्रंप ने धमकी दे दी, अगर तेल सप्लाई रोकी गई तो ईरान पर 20 गुना ज्यादा हैवी अटैक करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया था कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से ईरान तेल की सप्लाई रोकेगा तो अमेरिका उस पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। ईरान पर मौत और आग बरसेगी। राष्ट्रपति ट्रंप हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सिचुएशन के बारे में काफी गंभीर हैं। हमारे पास ऐसी सैन्य क्षमताएं हैं जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है, और हम अपनी ऊर्जा सहयोगियों के साथ मिलकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण की दिशा में काम कर रहे हैं। अमेरिका बार बार ये दावा करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास उसने ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान किया है, लेकिन ईरान का ये दावा कि उनकी वजह से अमेरिका के युद्धपोत 1000 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं, सप्लाई चेन को पूरी तरीके से महफूज करने के लिए और खोलने के लिए अमेरिका ने अब B-52 बॉम्बर्स की तैनाती फार्स की खाड़ी में की है। हालांकि ईरान कहता है कि ट्रंप की धमकियों से डरने वाले नहीं, अमेरिका आएगा तो बारूद से वेलकम होगा। जो लोग कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के जरिए तेल टैंकरों को सुरक्षा देंगे, सैन्य उपस्थिति रखेंगे, हम कहना चाहते हैं कि उनका स्वागत है। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हमारा सुझाव है कि कोई भी फैसला लेने से पहले 1987 में अमेरिकी सुपर टैंकर ब्रिजेटन को जलाए जाने और हाल ही में निशाना बनाए गए तेल टैंकरों की हालत याद कर लीजिएगा। इस युद्ध में आप सीधे दाखिल होने के बाद सही सलामत बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। आपका अंत फारस की खाड़ी की गहराइयों में ही होगा।
जैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट की बात हुई, ऐसा लगा धमकियों का बही खाता खुल गया और एक बार फिर वो शख्स सामने आया जो खामनेई की मौत के बाद से ईरानी फोर्स को एकजुट रखे हुए है। जैसे ही ट्रंप ने धमकी दी, अली लारिजानी ने उसी अंदाज में जवाब दिया। पहले कहा कि ईरान आशूरा को मानने वाले लोग हैं। अमेरिका की खोखली धमकियों से नहीं डरती, क्योंकि जिन लोगों को मिटाने की ख्वाहिश रखते हो वो तुमसे महान है। इसके बाद लारिजानी ने एक और पोस्ट किया, कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट या तो सभी के लिए शांति और समृद्धि का मार्ग होगा या फिर युद्ध भड़काने वालों के लिए विफलता और दुख का रास्ता। सवाल है कि दुख इसलिए क्योंकि अगर ये रास्ता बंद रहा तो तेल $150, $200 वाली छलांग तक लगा सकता है। ईरान का तो यही दावा है। तो ये सोचकर आए थे कि हम 48 घंटे में ईरान पर जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन वो जंग में फंस गए। उनके हथियार खत्म हो रहे हैं, उन्हें दूसरी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और फिर उन्होंने इतने लंबे युद्ध की तैयारी नहीं की थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इससे तेल के दाम $80 प्रति बैरल से बढ़कर $110, $120 प्रति बैरल हो सकते हैं। आने वाले दिनों में ये दाम $150 प्रति बैरल भी हो सकते हैं। इसका मतलब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। तो अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ट्रंप को युद्ध जारी नहीं रखने देगी। सवाल यही है कि आगे क्या होगा, क्योंकि दुनिया का दबाव दिखने लगा है। पुतिन कह चुके हैं कि हॉर्मुज में यही हाल रहा, जंग ऐसे ही चलती रही तो 30 दिन में तेल सप्लाई बंद हो सकती है। वहीं फ्रांस और तुर्की अब धमकी वाले मोड में आ चुके हैं। रिपोर्ट्स हैं कि तुर्की का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। तुर्की को डर है कि अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो तेल की कीमतें तुर्की की इकोनॉमी को तबाह कर देंगी। इस बीच फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी एक डिफेंसिव मिशन की तैयारी कर रहे हैं। इनका टारगेट हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना है, लेकिन फ्रांस युद्ध नहीं चाहता। फ्रांस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य युद्धपोतों की मदद से उन व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा घेरा देना चाहता है जो हॉर्मुज से गुजरेंगे। de pouvoir durer et je pense que rien n'indique que cette guerre cessera dans les jours à venir। इस वक्त टकराव बढ़ने का जोखिम बहुत ज्यादा है और स्पष्ट है। भौगोलिक टकराव के साथ हम देख रहे हैं कि बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है, खासकर डिसैलिनेशन प्लांट। इसका मतलब है कि हादसा बेहद नाजुक है। इसलिए हम रक्षात्मक अभियान के साथ साथ आर्थिक स्तर पर भी अपने सहयोगियों के संपर्क में हैं। और जहां तक रूस का सवाल है तो उसके लिए ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर हॉर्मुज का रूट बंद रहता है तो फिर यूरोप के पास रूसी तेल गैस खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। एक तरह से रूस ने यूरोप को चुनौती दी है कि अगर उन्हें अपनी ऊर्जा सुरक्षा चाहिए तो वो रूस के साथ संबंध सुधारें और प्रतिबंध हटा लें, वरना वो तेल के लिए तरस जाएंगे। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि रूस एक भरोसेमंद ऊर्जा सहयोगी है और मैं इसे फिर से दोहरा रहा हूं। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। हम निश्चित रूप से उन देशों को तेल और गैस की आपूर्ति जारी रखेंगे जो खुद भरोसेमंद साझेदार हैं। मेरा मतलब सिर्फ एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद साझेदारों से ही नहीं है, बल्कि स्लोवाकिया और हंगरी जैसे पूर्वी यूरोपीय देश भी हैं। इस बीच एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां तक हॉर्मुज की लड़ाई का सवाल है तो ईरान के पास खुर्रम शहर और फतेह जैसी मिसाइल है। वहीं अमेरिका के पास एजिस डिफेंस सिस्टम, लेकिन इस संकरे रास्ते में तकनीक से ज्यादा टाइमिंग मायने रखती है। और अगर इलाके में युद्ध लंबा चला तो केवल 2 देश नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी समंदर में डूब सकती है, गोता लगा सकती है।